नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। दुनिया की महाशक्तियों का महामिलन हिंदुस्तान की जमीन पर होने वाला है। हर किसी को इंतजार इस बात का है, लेकिन जो महाशक्तियां हैं उनमें सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। कल भारत आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी और कई बड़ी बातें भी होंगी। G20 समिट में मोदी और बाइडेन के बीच क्या क्या डील हो सकती है, क्यों दो महाशक्तियों का महामिलन है, दुनिया के लिए खास है, सब कुछ विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट की सुरक्षा दिखाते हैं। भले ही बाइडेन कल भारत आ रहे हों, लेकिन उनकी सिक्योरिटी एजेंट्स 3 महीने पहले ही भारत पहुंच चुके थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में बेहद बारीक बातों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। बाइडेन 4 दिन भारत में रहेंगे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जब भी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा किस स्तर की होती है, आपको विस्तार से बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी विदेशी दौरे से करीब 3 महीने पहले एक एडवांस सर्वे ग्रुप बनता है। इसमें 4 प्रमुख एजेंसियां होती हैं। एजेंसियों के लोग होते हैं यूएस सीक्रेट सर्विस, व्हाइट हाउस स्टाफ, प्रेसिडेंशियल एडवांस एजेंट, मिलिट्री असिस्टेंट, ऑफिस एजेंट। ये ग्रुप अमेरिकी राष्ट्रपति की हवाई यात्रा में पड़ने वाले सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को विजिट करता है। वहाँ एयरपोर्ट ऑपरेटर और एयर ट्रैफिक मैनेजर से उन मीटिंग करता है, सारी चीज़ों को जांचते हैं। रूट की छोटी से छोटी बातें जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी, एटीसी कोड्स, एयरपोर्ट पर कोऑर्डिनेशन तक प्लान किए जाते हैं। जिन एयरपोर्ट से एयरफोर्स 1 गुजरता है वहां ग्राउंड गार्ड और कंट्रोल टावर पर एजेंट्स भी तैनात किए जाते हैं, निगरानी के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए। अब आपको बताते हैं कि किसी भी विदेशी दौरे को लेकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से निकलते हैं तो किस तरह की सिक्योरिटी उनके चारों तरफ होती है, जिससे बिना परमिशन कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू एयरफोर्स बेस से विदेशी दौरे पर जाते हैं। यात्रा शुरू होने से ठीक पहले एंड्रयू एयरफोर्स बेस की अच्छी तरह से जांच की जाती है। एंड्रयू एयरफोर्स बेस तक हेलीकॉप्टर से जाते हैं और VH-60N व्हाइट हॉक या फिर द ऑस्प्रे MV-22 एयरक्राफ्ट स्कॉट करता है। एक सिक्योरिटी टीम एंड्रयू एयरफोर्स बेस के चारों तरफ तैनात होती है, जो निगरानी रखती है और देखती है कि कहीं कोई आसपास है तो नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस एयरफोर्स 1 से विदेशी दौरे पर जाते हैं उसकी खूबी क्या है, एयरफोर्स 1 किस तरह के सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं, एयरफोर्स 1 से किसी जुड़ी जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। बोइंग 747-200B सीरीज के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं। एयरफोर्स 1 की रेंज अनलिमिटेड होती है। एयरफोर्स 1 पूरी दुनिया में कहीं भी बिना रुके पहुंच सकता है, जा सकता है। बिना नीचे उतरे एयरफोर्स 1 की रिफ्यूलिंग होती है। एक तरफ में 73,611 गैलन फ्यूल यानी कि पेट्रोल भरा जा सकता है। टैंक फुल होने पर 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करता है। एयरफोर्स 1 में एडवांस सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है। एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल मोबाइल कमांडर सेंटर के रूप में भी हो सकता है। एयरफोर्स 1 के सुरक्षा फीचर्स बेहद गोपनीय रखे जाते हैं। एयरफोर्स 1 खुद को मिसाइल अटैक से भी सुरक्षित रख सकता है। 3 मंजिल के एयरफोर्स 1 में 4,000 स्क्वायर फीट जगह होती है। शानदार स्वीट, बड़ा ऑफिस, बाथरूम और कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। मेडिकल फैसिलिटी भी पूरी तरह से यहाँ होती है, यानी कि यहाँ किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन भी किया जा सकता है। एयरफोर्स 1 की ऊंचाई किसी 6 मंजिला इमारत जितनी ही होती है। एयरफोर्स 1 में 2 किचन होते हैं जहाँ 100 लोगों के खाने का इंतजाम किया जा सकता है। एयरफोर्स 1 में कुल मिलाकर 102 लोग सफर कर सकते हैं। एयरफोर्स 1 राष्ट्रपति के अलावा दूसरे लोगों के लिए भी यहाँ पर क्वार्टर्स बने होते हैं। एयरफोर्स 1 की टॉप स्पीड 1126 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। एयरफोर्स 1 45,100 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है।
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जिस भी देश के दौरे पर जाते हैं, उनका एयरफोर्स वन लगातार रनवे पर तैयार होता है। ऐसा क्यों होता है, इसे समझने की जरूरत है। होस्ट कंट्री में अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान पार्क नहीं होता है। एयरफोर्स वन हमेशा उसी रनवे पर खड़ा रहता है जहां लैंड होता है। अगर आपातकालीन स्थिति हो तो उड़ान भरना हो तो कुछ ही सेकंड में एयरफोर्स वन टेक ऑफ हो सकता है। दूसरा, एयरफोर्स वन विमान हमेशा एक सीक्रेट लोकेशन पर तैनात रहता है। पहले विमान में कोई समस्या होने पर फौरन दूसरे विमान का इस्तेमाल किया जाता है और वो बस कुछ समय में वहां पहुंच जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस कार से चलते हैं उसे दुनिया द बीस्ट नाम से जानती है। द बीस्ट कार में क्या क्या खासियत होती है, यह भी एक बार समझने की जरूरत है। एयरफोर्स वन से उतरने के बाद द बीस्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति सफर करते हैं। 5.5 मीटर लंबी इस बख्तरबंद गाड़ी का वजन 9 टन का होता है। खिड़कियां बुलेट प्रूफ होती हैं। कुल 7 लोग इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। पैसेंजर केबिन केमिकल अटैक से भी प्रूफ होता है। फ्यूल टैंक के आसपास एक स्पेशल फॉर्म होता है जो किसी हमले से इसे बचाता है। कार में टीयर गैस ग्रेनेड लॉन्चर होता है। बिल्ट इन सैटेलाइट फोन इसमें होता है। नाइट विजन कैमरा इसमें होता है। कार में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ जरूरी मेडिकल सुविधाएं भी होती हैं। कार के फ्रिज में राष्ट्रपति के ब्लड टाइप से मैच ब्लड भी रखा जाता है। अब होटल की सुरक्षा कैसी होगी? विदेशी दौरे पर जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति जाते हैं, जिस होटल में ठहरते हैं, उस होटल में सुरक्षा किस तरह की होती है, आपको देखने की जरूरत है। राष्ट्रपति जिस होटल में ठहरते हैं, उसके आसपास अन्य गाड़ियां भी पार्किंग बैन होती है। कोई गाड़ी पार्क नहीं की जाती। होटल से निकलकर गाड़ी तक जाने के लिए ऐसा रास्ता होता है जिससे राष्ट्रपति लोगों की नजर में बिल्कुल ना आए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स 3 फ्लोर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। राष्ट्रपति जिस फ्लोर पर ठहरते हैं, उसके नीचे और ऊपर के फ्लोर पर कोई भी बाहर का व्यक्ति रुक नहीं सकता है। कमरों की खिड़कियों पर ब्लड प्रूफ प्लास्टिक लगाए जाते हैं। राष्ट्रपति में भी बाथरूम में भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट मौजूद होते हैं। तमाम सारी उपस्थितियां वहां पर होती हैं। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं जो कि राष्ट्रपति कहीं भी जाते हैं तो किस तरीके से इंतज़ाम किया जाता है, उनकी सुरक्षा कैसी होती है, वो किस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो सामान्य लोगों के पास नहीं होती हैं। इसलिए हम आपको ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि 4 दिन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। अब बात 2 महाशक्तियों की करते हैं। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत होगी। फिर 9 और 10 सितंबर को बाइडेन G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जलवायु परिवर्तन जैसे कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि इस दौरान यूक्रेन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को कम करने की कोशिश की जाएगी और वर्ल्ड बैंक सहित बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा होगी ताकि बेहतर तरीके से गरीबी से लड़ा जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जून के महीने में अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए थे, जिस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए, हस्ताक्षर हुए। इसमें ड्रोन, लड़ाकू विमान, रेलवे सेक्टर और अंतरिक्ष सेक्टर समेत कई मुद्दों पर समझौता हुआ। इन सभी 8 समझौतों के बाद दोनों देशों के बीच के रिश्ते पहले से भी अधिक मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रोन, जेट इंजन और स्पेस समेत कई सारे समझौतों की घोषणा भी की गई थी। अब जब 2 महाशक्तियों का मिलन हो रहा है तो किस तरह की संभावना निकल कर आती है, किस तरह की बातें हो सकती हैं, कौन से ऐसे समझौते हैं जिन पर सहमति बन सकती है, ये जानने के लिए हम सीधे चलेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड A.K. शिवाज, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं के पास चलेंगे। शिवाज साहब, अगर दोनों महाशक्तियों का मिलान देखें,
अगर दोनों महाशक्तियों की बातचीत देखें, उनके समझौतों को देखें, तो संकेत किस तरीके से निकल कर आते हैं? हाँ, देखो अभी सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से पूरा वर्ल्ड के अंदर एक टर्निंग इफेक्ट हो गया है, और स्पेशली रूस यूक्रेन लड़ाई के बाद, क्योंकि अब जो पूरा पूरा वर्ल्ड बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रकार रूस, चीन, ईरान और आपका नॉर्थ कोरिया एक एक्सिस बन गया है, और कहीं ना कहीं अमेरिका और उसके साथ जो वेस्टर्न पावर्स हैं, और भारत एक ऐसा देश है जो एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का मुजाहरा कर रहा है। और अब ऐसी समय आ गया है कि अब जो ग्लोबल साउथ की वॉइस बन के भारत निकला है, उसको कुछ करके दिखाए, क्योंकि इस लड़ाई के कारण जो फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल पे मार पड़ी है, वो छोटे छोटे देशों के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, स्पेशली अफ्रीकन कंट्री और वो पुअर एशियन कंट्री। तो अब कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है कि किस प्रकार से इन जो साउथ ग्लोब है, इसका किस प्रकार से आप सहायता करें, उन देशों को उससे निकालें। उसके लिए भारत का बड़ा अहम रोल है, और भारत अब यही करने की कोशिश करेगा G20 के अंदर भी, कि किसी प्रकार से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री प्लस जो और बाकी कंट्री प्लस ग्लोबल साउथ के मिलन में किस प्रकार से उनकी मदद की जाए। अब जब भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बाइडेन की बातचीत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं कि भारत आज एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में निकला है अमेरिका के। उसने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसके अंदर कोमकासा है, लिमियो है, बेका है। और अब जब प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका की यात्रा में, तो उसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के मुजाहरा करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट 2 डिफेंस डील साइन की थी। तो जेट इंजन भारत के अंदर बनेंगे, जॉइंट प्रोडक्शन होगी, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है MQ-9 प्रेडेटर, जो 30 सबसे बड़े अच्छे ड्रोन है, वो भारत के अंदर दिए जाएंगे, और उसके बाद भारत के अंदर वो असेंबल भी होंगे। अब उसी को आगे लेते हुए भारत के प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होने वाले हैं। एक तो यही कि जो चीन का एक प्रकार से रवैया रहा है, जिस प्रकार से उसने एक मैप दोबारा निकाला है, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखा रहा है, साउथ चाइना सी में भी उसने काफी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अपने नाम किया है। ऐसे में ये सच्चाई है, भारत के प्रधानमंत्री और बाइडेन की बातचीत होगी इसके बारे में कि किस प्रकार से चीन से निपटा जाए, और स्पेशली कि अब जो चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जानबूझ के G20 की मीटिंग नहीं आ रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत का जो कद ऊंचा बढ़े, क्योंकि ऐसा लगता है G20 की मीटिंग जो भारत कर रहा है बहुत सक्सेसफुल है, और सभी देश स्पेशली चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद भारत की वाह करा रहे हैं। और जिस प्रकार से 60 मीटिंग 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में की गई, पूरे साल उसको बांटा गया, चाहे वो आपकी क्लाइमेट चेंज के बारे में थी, इकोनॉमी के बारे में थी, ह्यूमन राइट के बारे में थी, आपकी कल्चरल थी, साइंस थी। तो ये मुझे लगता है शी जिनपिंग इस चीज को नहीं ले सकते कि जो भारत की बढ़ोतरी हो रही है, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे सिवा साहब एक हैं, सवाल, इसीलिए वो सिवा साहब एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि अगर अगर साफ तौर पर देखा जाए तो रूस के राष्ट्रपति भी नहीं आ रहे हैं, चीन एक तरह से भारत को दूसरी नजर से देख रहा है, लेकिन अमेरिका और भारत की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया था। दोनों देशों के बीच, दोनों महाशक्तियों के बीच कई सारे मामलों पर समझौता हुए, डिफेंस डील भी हुई। क्या माना जाए कि रूस और चाइना की जो दूरी है और अमेरिका और भारत की जो नजदीकियां हैं, ये एक समीकरण है, एक संकेत है? हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है। देखो सच्चाई है कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आ रहे हैं जो G20 की, उसका कारण बिल्कुल अलग है। उसका कारण वही नहीं है जिस प्रकार से शी जिनपिंग नहीं आ रहे। उनकी शी जिनपिंग नहीं आना, एक उनकी अंदरूनी इकोनॉमी कंडीशन भी बहुत खराब है, और उनकी अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन ज्यादा है, बाकी वो भारत का कद ऊपर है। रूस की प्रॉब्लम क्या है, जब से रूस यूक्रेन लड़ाई हुई है तब से वो बाहर नहीं निकल पा रहे पुतिन, और वो उनको लग रहा है कि वो आइसोलेटेड है। तो वो भारत के अंदर पक्का आना चाहेंगे, क्योंकि भारत के साथ अभी भी रूस रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहेगा, क्योंकि भारत ने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा किया। भारत अभी भी 32% ऑयल वहां से डिस्काउंटेड रेट ले रहा है। मगर जिस प्रकार से समीकरण होता जा रहा है, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं रूस और चीन
काफी नजदीक आ रहे हैं। और यह सच्चाई इसलिए है कि यह लड़ाई रूस यूक्रेन लड़ाई के कारण, क्योंकि रूस का कद गिरता जा रहा है, रूस इकोनॉमिकली चीन पे डिपेंडेंट हो रहा है। चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया का कहीं ना कहीं इकट्ठा समीकरण हो रहा है। इसी को मद्दे रखते हुए लगता ऐसे है कि भारत और अमेरिका भी काफी नजदीक आ रहे हैं। ये एक प्रकार कॉन्सिडेंस भी कह सकते हो, क्योंकि ये सी जिनपिंग जो चाइना है, अगर उससे आपने टक्कर लेनी है साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक में या भारत को, तो भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप का होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से समीकरण हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, एक टर्निंग इफेक्ट हुआ है। ये एक ऐसा लग रहा है कि भारत के रिलेशन अब अमेरिका से और भी बढ़ेंगे, और उसकी मेन रीजन है चीन। जिस प्रकार से चीन की दादागिरी, चीन जिस प्रकार से एक विस्तारवाद गतिविधियां कर रहा है इंडो पैसिफिक में और भारत के विरुद्ध, तो मुझे लगता है ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि भारत और अमेरिका के रिलेशन आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और रूस का डिपेंडेंसी चीन के ऊपर बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले अगर कभी लड़ाई हो जाती है भारत और चीन के बीच में, ये डिपेंडेंट करना रूस पे कि हमारे 40 से 50% हथियार अभी भी वहां से आते हैं, क्या हमारे स्पेयर पार्ट्स वहां से आ पाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क आ गया है। इसलिए हमें जी श्रीवास्तव साहब, अब तक भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी देखी जाए या भारत की कूटनीति देखी जाए, तो भारत दोनों देशों के बीच में, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस हो, दोनों देशों के बीच में एक संतुलन बनाकर चलता था, जिसका फायदा चीन कभी उठा नहीं पाता था। लेकिन अब भारत की नज़दीकियां अमेरिका के साथ बढ़ रही हैं, अमेरिका की नज़दीकियां भारत के साथ साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा था कि वो जिनपिंग को भारत में देखना चाहते हैं, लेकिन जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में, आपने इशारा भी किया है, आने वाले समय में भारत की जो कूटनीति है, क्योंकि भारत एक तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आने वाले समय में ये संकेत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि आपको मान के चलना पड़ेगा कि पूरा जो वर्ल्ड का वातावरण क्या है, ये टर्निंग इफेक्ट होता जा रहा है। क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की इकोनॉमी जो है एक प्रकार हिट लिया है, वो अकेला लड़ रहा है, उसको हथियार चाहिए, वो ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है अभी नॉर्थ कोरिया पे, चीन पे और ईरान पे। इसके बाद उसकी इकोनॉमी कमजोर है, तो उसकी डिपेंडेंसी चीन से बढ़ती जा रही है। और अब हम ये सोचें कि कल को लड़ाई होती है भारत की चीन के साथ, क्या रूस हमारे साथ खड़ा होगा जैसे पहले खड़ा हुआ है? मुझे लगता है उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है। इसलिए जरूरी है भारत के रिलेशनशिप अमेरिका से बढ़ेंगे, और लगता है आने वाले समय में ये नजदीकी बहुत ज्यादा और नजदीकी आएगी भारत और अमेरिका के रिलेशन। और इसका मेन कारण है चीन, क्योंकि जो चीन है, जिस प्रकार से उसकी विस्तारवादी गतिविधियां हैं इंडो पैसिफिक में, जिस प्रकार से वो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के अंदर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है भारत को, जिस प्रकार से उसने एक 3 डिवीजन से ज्यादा अभी भी रखी हुई हैं स्पेशली लद्दाख के अंदर, और डिसएंगेजमेंट नहीं करा, मुझे लगता है ये एक नेचुरल फिनोमेना है। भारत के रिलेशनशिप अमेरिका से और भी नजदीक होंगे, और इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत और रूस के बीच में थोड़ी सी ज्यादा एक प्रकार दूरी आती। भारत नहीं चाहेगा उस दूरी, क्योंकि भारत अभी भी रूस की अहमियत समझता है। भारत रूस के साथ खड़ा हुआ है अभी भी रशिया यूक्रेन वार में, उसने उसको डायरेक्टली कभी भी एक प्रकार क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि अभी भी भारत जो 25% जो ऑयल ले रहा है रूपी रूबल से ले रहा है, और वो एक प्रकार बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे, तो भारत को फायदा है रूस से, भारत चाहेगा अच्छे रेट से। मगर कुछ ऐसा टर्निंग इफेक्ट हो रहा है जिस या मेन रीजन है रशिया यूक्रेन वार और चीन की दादागिरी, कि भारत और अमेरिका के रिलेशन और भी बढ़ेंगे, और ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर प्लस बढ़ेगा। कहीं ना कहीं क्वाड प्लस की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि किस प्रकार से भारत और अमेरिका के जो ट्रेड है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, ये एक कूटनीति है जिसमें भारत धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, और इस कदम के चलते भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सिवाज साहब आपका, जो इस पूरी परिचर्चा में हमारे साथ बने रहे।